जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, दो तीन सवाल हैं। पहला सवाल तो शुरू करना चाहता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। तो अपने उधर लोगों से बात कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया? बिकॉज एक एनवायरनमेंट चल रहा है, आपने उसको देखा होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नॉट हैप्पी, मीडिया नॉट हैप्पी, सिविल सोसाइटी। ये पाकिस्तानियों का काम था, मुसलमानों का काम था अमेरिका के झंडे जलाना। नो, देयर सम सेक्शंस इन इंडिया जो उनके झंडे जला रहे हैं। सो पहले तो मैं स्टार्ट यहां से करना चाहता हूं, देन वी विल गो टू द मिडल ईस्ट। आपसे वहां की भी खबर लेनी है। देखिए, जब ये फरवरी में आए थे मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो इंडिया ने लग्जरी कार्स और कुछ चंद आइटम पे टैरिफ गिरा दिए थे yes. पहले ही। तो मैंने द डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा था सेइंग प्रीएम्प्टिवली बेंडिंग द नी कहकर, कि नरेंद्र मोदी इज प्रीएम्प्टिवली। तो ये इंडिया में काफ़ी चर्चा चले गया। राहुल गांधी ने भी कह दिया नरेंद्र सरेंडर, कि मोदी जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि मैंने सीज फायर करवाया, और उसके मतलब ही इज़ नॉट। जयशंकर ने भी कहा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी कहा कि ये बेसिकली बायलैटरल था। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया कि हमारी बहुत पिटाई हो गई, बस करें, और फिर हमने सीज फायर कर दिया। दैट इज़ द इंडियन नैरेटिव ना। लेकिन उसका असर ट्रंप पे नहीं हो रहा है। तो इंडिया में एक नया नैरेटिव ऐसा आ गया है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, बेसिकली ही इज ए वीक लिंक। तो अब वो उसको शोर अप करने के लिए अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लंबा अनाउंसमेंट किया कि फ़ोन कॉल पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा कि वी डिडंट आस्क फॉर मीडिएशन, वी डोंट नीड मीडिएशन, वी विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। ये मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर दी मीडिएशन की। उसके बाद फिर ट्रंप ने फिर दोबारा कहा कि मैंने पीस करवाया। फिर आसिम मुनीर के लंच के बाद भी कह दिया उन्होंने। सो ही इज फेसिंग दिस प्रेशर, आई थिंक डोमेस्टिकली, कि कहीं ये बात लग ना जाए कि मैं डर गया, ट्रंप के सामने झुक रहा। वो बात होगी तो इनका फिर डोमेस्टिक मतलब नुकसान हो जाएगा। लोकल इलेक्शंस में, बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोन पे इनको जो रीड आउट है, इंडिया का रीड आउट है, उसके मुताबिक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा वापसी में आप रुकते हुए जाइए, वी कैन हैव डिनर। और ये खुद बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई इनवाइटेड हिम टू कम एंड हैव डिनर। मुझे लगता है ही वाज गोइंग टू सडनली प्रोड्यूस आसिम मुनीर और कह दिया देखो मैंने इन दोनों की बात करवा दी। आई थॉट समथिंग लाइक दैट वाज कुकिंग इन द व्हाइट हाउस। इनफैक्ट एक दो लोगों की बात भी सुना कि शायद इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया, इसलिए मोदी डिडंट स्टॉप। लेकिन मोदी ने कहा मेरे प्री अरेंज्ड विजिट्स हैं। और फिर वो क्रोएशिया भी गए ना, मतलब क्रोएशिया गए, फिर उसके बाद ये जो स्पीच देने आए हैं। सो ही इज अज्यूमिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए मोदी जब अमेरिका में होते हैं, इंडिया में होते हैं, उतना कवरेज उनको नहीं मिलता यूएस में। तो ये सारी चीज़ों का यूएस में कवरेज नहीं मिलेगा। सो ही कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो देयर विल बी नो रिएक्शन। अब यही बात कोई मतलब आप यहाँ पे रह के करें, कनाडा में करें, देन जहाँ पे वेस्टर्न मीडिया पिक करती है, देन वी विल सी व्हाट ट्रंप विल रिएक्ट। देखिए ट्रंप इज वेरी केयरफुल। मतलब किसी ने उनको ब्रीफ किया है कि आदमी की ईगो को पैम्पर करते रहे तो वो बार बार तारीफ करते रहता है। यू नो ही अंडरस्टैंड दैट दैट इज इम्पोर्टेंट। सो दैट हैज उसके दिमाग में वो बात स्टिक हो गई है। ही डजंट डू दैट फॉर अदर्स। लाइक कभी आपने नेतन्याहू की आपने देखा कुछ तारीफ करते हुए एज ए पर्सन? नो। लेकिन नेतन्याहू को जो चाहे वो मांगा वो दे देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये इस वक्त मिडिल जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जिनीवा में आई थिंक, और वो मिल रहे हैं उन लोगों से। आपको क्या नजर आता है, ये क्या कर रहे हैं? ईरान कहता है हम अभी इनसे बात नहीं करना चाहते, बात भी कर रहा है और कह रहा है वो स्ट्राइक्स बंद करें,
आज मैं हाल डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने भी दिमाग नहीं बनाया, मैं 2 हफ्ते लूंगा। ये 2 हफ्ते से क्या मुराद है, और ये जो टॉक्स हो रही हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आप लोगों ने चांस मिस कर दिया। आप लोग नैरेटिव फैला देते कि आसिम मुनीर ने बात की और अब ट्रंप ने 2 हफ्ते डिले कर दिया। जैसा हाँ, अर्नब गोस्वामी वगैरह नैरेटिव बनाते हैं इंडिया में बैठ के, वेदर इट इज फैक्ट और नॉट, आप लोग बना सकते थे। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि उसी के बाद, मीटिंग के बाद ही उसने कहा ना। लेकिन उससे हाँ, पहले तो अफवाह ये थी कि वो G7 छोड़ के आए ताकि ही विल अटैक टुडे, मतलब एक्सपेक्टेशंस थे आज या कल के। इनफैक्ट अभी भी वॉशिंगटन में लोग कह रहे हैं कि ये फिर ईरानियंस को झूठ बताने के लिए कह रहे हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 2 हफ्ते से पहले ही अमेरिका विल अटैक, ये नियोकॉन्स कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है बिटवीन नियोकॉन्स और मैगा। तो एक तरफ स्टीव बैनन है, तुलसी गैबर्ड है, अ, और टक्कर कार्लसन है, जो बिल्कुल अमेरिका को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते इराक की तरह इन दिस होल प्रोसेस, क्योंकि उनका सवाल ये है कि भाई आप रिजीम चेंज क्या कर रहे हो? सीरिया में जो किया आपने बेसिकली आईसिस के हवाले कर दिया। क्या, हाउ इज दिस पॉजिटिव? ये सवाल है टक्कर कार्लसन का। जो टेड क्रूज के साथ डिबेट आप देखें, लंबा वाला 2 घंटे का है, बट इट्स क्वाइट रिवीलिंग अबाउट द इनसाइड थिंकिंग रिपब्लिकन पार्टी के अंदर क्या टेंशन्स चल रहे हैं। तो जो मैगा का क्राउड है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। 6-7 हज़ार के करीब अमेरिकन मारे गए, 2 अफगानिस्तान और इधर मिला के तकरीबन $5 ट्रिलियन का खर्चा हो गया, 20 साल लग गए। लाइक व्हाट डिड वी गेन फ्रॉम दैट? नथिंग। सो वो कह रहे हैं कि भाई हम क्यों और एक ऐसी जंग शुरू करें। इनफैक्ट टक्कर कार्लसन ने टेड क्रूज से पूछा ईरान की आबादी क्या है, टेड क्रूज को नहीं पता था। इसे 92 मिलियन है, मतलब इट इज़ 25-30, जैसा उस ज़माने में जब इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका गया था, वो 20-20, 25-25 मिलियन के छोटे छोटे मुल्क थे। अब इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दें तो सोचिए आप पूरे कितनी गंद मच सकती है पूरे रीजन में। वहाँ पर हिजबुल्लाह जैसे 10-15 ग्रुप्स निकल सकते हैं ईरान के अंदर से ही, एंड सो पीपल आर सेइंग कि व्हाट्स द एंड गेम? अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हम रिजीम चेंज करा देंगे, नहीं, आप कमज़ोर कर देंगे रिजीम को, जिसके वजह से कुछ भी निकल सकता है उसमें से। आपकी डिज़ायरेबल गवर्नमेंट्स कायम होंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं दे सकते ये कौन वाले। बस वो इज़राइल को सेव करें, बस ज़िंदगी का एक ही मकसद है उनका और अमेरिका का कि इज़राइल को सेव करते रहे, नेतन्याहू को सपोर्ट करते रहे। बट आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि देयर इज़ अ चांस कि अगर, देखिए, ट्रम्प वांट्स अ डील। ये ईरानियंस, आई एम सरप्राइज कि ईरानियंस आर नॉट एबल टू मैनेज हिम। कैनेडियंस ने इनको बेवकूफ़ बना के नाफ्ता 2.0 अपने फेवर में कर लिया था। ऑल दे नीड टू डू इज़, अभी तो खैर डायरेक्ट अब नेगोशिएशन शुरू हो गए ना। स्टीव विटकॉफ ने 3-4 बार डायरेक्टली बात की है अब्बास अरागची से, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर अब यूरोपियन से कल बात होने वाली है। यूरोपियंस की पोजीशन इज़ वेरी सिमिलर टू ट्रम्प, ज़ीरो एनरिचमेंट वो भी कह रहे हैं, बट दे डोंट वांट ए वॉर। लेकिन सबसे बदमाश बरतानिया है, वॉर ना करे लेकिन वो भेज रहा है, फौजें भी भेज रहा है, एयरफोर्स भी भेज रहा है, नेवी आ गई है, ब्रिटेन की नेवी इसराइल की मदद के लिए। सो ही इज़ डिफेंडिंग इसराइल बट ही इज़ आल्सो प्रिटेंडिंग टू बी कि हम ऑफेंस नहीं करेंगे, ही वांट्स पीस। सो ईरान, मैं उनकी लॉजिक अभी तक समझा नहीं। अगर उनको बम नहीं बनाना है तो फिर एनरिचमेंट के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये आपने पहले भी बात की थी, सही कह रहे हैं। आई हैव नॉट, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया, और मैंने जितने भी उनके प्रॉक्सीज को सुना है उससे लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत है। और अगर आप अभी पीस कर लेते हैं अमेरिका के साथ, एनरिचमेंट रोक दें, यूनिवर्सिटीज़ में करें रिसर्च, हो सकता है 10-15 साल के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, हालात बदल जाए और ईरान में फिर वो अमेरिका अलाउ कर दे। वैसे भी अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है दुनिया पे, जो कब्ज़ा है, वो कम होते जा रहा है। So you will be able to perhaps have more freedom in another 10-15 years. तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही उनकी डिप्लोमेसी कैसी चल रही है, बिकॉज यकीनन थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ है ना उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। तो और फिर उसको रीबिल्ड करना इज़ नॉट दैट इजी। देखिए, इतने 25-30 साल से अब यहाँ पहुँचे हैं ये।
तो अगर ये 5-10 साल पीछे ढकेल दिया इजराइल तो क्या मतलब इनको मिला क्या, खाया ना पिया ग्लास फोड़ा वाली बात हो गई ना। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक कि इतना देर ड्रैग करने की क्या जरूरत है, क्या बार बार मिलने से क्या पोजीशंस चेंज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार एटलीस्ट 100 बार तो कह दिया था कि आई डू नॉट वांट टू सी ईरान विथ न्यूक्लियर वेपन्स, तो आपने उसको उनको कन्विंस भी नहीं कर सका। लाइक इतनी जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुए, 5 मीटिंग्स हुए हैं विटकॉफ के साथ, इन्होंने क्या कन्विंस किया उनको, लाइक व्हाट हैव दे कन्विंस्ड अमेरिका। उल्टा इरिटेट कर दिया ट्रंप को। इरिटेटेड है कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, जनरली इरिटेट कि ट्रंप भी वही कर रहा है, पुतिन भी वही कर रहा है और ये भी वही कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, मतलब इज नो प्रोग्रेस। एंड ही थिंक्स ही इज ऑफरिंग ए गुड डील। भाई सैंक्शंस लिफ्ट कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल सही है, बात तो सही है कि सैंक्शंस लिफ्ट कर रहे हैं और उनको क्या चाहिए। लेकिन असल सवाल तो ये भी है कि ये जो आईईए के चीफ ने कल स्टेटमेंट दी है और ईरानियंस कह रहे हैं दिस इज टू लेट, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि दे आर गोइंग टू दैट डायरेक्शन, लेकिन अब ईरानियंस कहते हैं यू आर टू लेट। हाँ, अब हमें क्या कर रहे हैं, हमारा तो नुकसान हो गया। इस पे जरा व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? तो पहले तो क्या हुआ, जिस दिन इजराइल ने हमला किया उससे चंद घंटे पहले आईएई ने जो बयान दिया था कि ईरान इज इन ब्रीच, ठीक है। मिसाल ऐसे लीजिए, लेट्स से कि आप बंदूक बना रहे हैं और मैं मना कर रहा हूं कि आप बंदूक ना बनाएं, और मैंने किसी को इंस्पेक्टर बना दिया आपके पास, हम ये अग्री हो गए कि इंस्पेक्टर आएगा, हर हफ्ता आएगा, आपकी फैक्ट्री चेक करेगा, यस। और आप उसको खाना पिलाएंगे और चाय भी देंगे, ठीक है। वो आया, आपने उसको चाय नहीं दिया, और मैंने कह दिया कि ही इज इन ब्रीच ऑफ द अग्रीमेंट ना। द अग्रीमेंट वाज कि आप उसको इंस्पेक्ट करने देंगे फैक्ट्री और फिर चाय भी पिलाएंगे, आपने चाय नहीं पिलाया, यू आर इन ब्रीच। तो वैसा ब्रीच हुआ है, वैसा मैं ट्रिवियल कर रहा हूँ। दे हैव नॉट फुलफिल वन ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, बट दैट डिडंट मीन दे वर मेकिंग द बॉम्ब, समझ रहे ना। उन्होंने कहा कि ये मत करो, वो मत करो, कैमरास ऑन रखो, ऐसी कोई चीज उन्होंने वायलेट कर दी। वो पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं, बिकॉज व्हेन आई रेड इट आई डिडंट थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट in terms of breach, because they were not testing। देखिए जो ऑफिशियल आंसर है यूएस और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का कि 2003 से ही बंद है ये प्रोग्राम, समझे ना आप। तो 2003 से अगर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद है, जो तुलसी गैबर्ट ने जो कहा यूएस के सेनेट में 25 मार्च को कि 2003 से दे हैव नॉट रिन्यूड, बट दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी अनयूजुअल फॉर अ नॉन न्यूक्लियर पावर, कि इतना जमा क्यों कर रहे हैं आप। इट्स लाइक सेइंग कि आपको बम नहीं बनाना तो फिर बारूद क्यों जमा कर रहे हैं आप, ये सवाल है ना। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। सो उस पे नर्वस है इजराइल, क्योंकि वो समझता है कि दे माइट बी एबल टू मूव वेरी क्विकली फ्रॉम 60% प्योरिटी जो है अभी 408 किलो की, दे माइट बी एबल टू गो टू द बॉम्ब वेरी क्विकली। लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया था। लेट्स से कि ईरान 2 बम बना भी लिया तो क्या वो फेंक देगा इजराइल के ऊपर? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। पहले वहां पे सब फलस्तीनी भी मर जाएंगे। इट इज नॉट ऐसी के कोई वो पूरा रीजन अनलिवेबल हो जाएगा, फिर जेरूसलम आप मैं नेक्स्ट 2-3 जनरेशन तक कोई जा नहीं सकेंगे। सो दैट इज सो द लॉजिक डजंट मेक सेंस के। तो ईरानियंस इन दैट सेंस आर राइट के इट्स ए यूजलेस वेपन, उससे अच्छा फोकस करें ऑन हाइपरसोनिक मिसाइल, वो ज्यादा इफेक्टिव है, उस पर 2 टन का बम लगाएं फिर देखें नतीजा। You know, that is far more effective than having a nuclear weapon. लेकिन न्यूक्लियर वेपन इज ए डिटरेंस। अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो फिर इन्वेजन तो कोई नहीं करता ना। प्लस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने जो पोजीशन ली है, इंडिया कह रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, यानी आपका डिटरेंस नहीं काम करेगा। I don't know, that has to be tested। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर was the first time, मतलब कारगिल में भी हुआ, their 2 nuclear powers fought each other, बट ये तो खुली जंग हुई ना। तो जो डिफेंस की स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं वो लोग सोच रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर फाइट नाउ टेल्स यू कि न्यूक्लियर डिटरेंस होते हुए उसके अंदर देयर इज रूम फॉर कन्वेंशनल फाइटिंग।
fighting, yeah. हाँ, सो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, वो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ भी सकता। True, true. डॉक्टर साहब, तुलसी गैबर्ड के बारे में आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दी है। अभी वो आई थिंक न्यू जर्सी ट्रैवल कर रहे थे, तो वो जो जहाज पे चढ़ते हुए मीडिया से बात की, उन्होंने कहा इट्स गुड टू कीप योर माउथ शट सम टाइम, दैट कैन लैंड यू इन ट्रबल। तो वो तुलसी के बारे में आई थिंक बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं? क्या कल भी मैं CBS वगैरह की देख रहा था अमेरिका के अंदर, डू यू थिंक तुलसी's days have been numbered? तुलसी, देखिए, तुलसी शुरू से वाज अगेंस्ट द वॉर विद ईरान, और ये मैं अब की बात नहीं कह रहा हूँ, 2-3 साल पहले से। एंड दैट इज व्हाई शी लाइक ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प वाज एंटी इंटरवेंशन, अनलाइक द डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स तो लड़ने के लिए मर रहे हैं यूक्रेन से, अभी भी 70% है अब लड़ने के लिए यूक्रेन के साथ डेमोक्रेट्स। आज मैं सुबह में वी वर हैविंग ए सेमिनार ऑन पब्लिक ओपिनियन पोलिंग, तो डेमोक्रेट्स आर क्लोज टू 70% in supporting Ukraine more with weapons and money. Republicans 30% पे है, so the elite still wants to fight. So Tulsi Gabbard बिल्कुल non-interventionist, isolationist, she doesn't want to get involved. ना सीरिया में वो चाह रही थी, regime changes के वो खिलाफ हैं। तो उसने 2 चीज़ें की हैं जिसके वजह से ट्रम्प इज अपसेट। एक तो वो जो स्टेटमेंट उन्होंने मार्च में दिया, At that time, it was completely consistent with the US intelligence. ये consensus है भाई अमेरिका में। JCPO के वक्त भी CIA ने लीक कर दिया था कि ये हथियार नहीं बना रहे, राइट? बाइडन तो वो तो ये चमचा था नेतन्याहू का, इसलिए वो JCPO में वापस जा नहीं सका। ओबामा की हिम्मत थी जो हो गई वो, और उसने बाइडन को परे कर दिया था बिफोर ही डिड दैट। तो तुलसी गैबर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया, इट वाज एक्यूरेट कि हमारी ये समझ है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की। और देखिए, ये जो इंटेलिजेंस CIA वगैरह जो कलेक्ट करता है, उसमें मोसाद का इनपुट होता है। इट इज नॉट विदाउट मोसाद इनपुट, राइट? नेतन्याहू को छोड़ दें, आई गारंटी यू मोसाद के चीफ को लेकर आए, वो भी यही कहेगा कि इनके पास नहीं है प्रोग्राम, because that is the information that the US is also getting. तो जब वो CNN की रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा ट्रम्प से when he was leaving to कनाडा से वापस आते वक्त कि आप क्यों इंटरवीन कर रहे हो, आपकी एजेंसी की, आपकी DNI खुद कह रही है कि वो प्रोग्राम में नहीं है, तो उस पर ट्रम्प बड़ा चिढ़ के कहा, I don't care what she's saying, I don't care about Tulsi Gabbard, I know Iran is close to making a bomb. तो अब ट्रम्प से ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता ना, लाइक शी कुड से लाइक व्हाट इज योर सोर्स अदर देन, अगर आपको CIA नहीं बोल रहा है, DIA नहीं बोल रहा, तो फिर कौन बोल रहा है भाई आपको कि तो नेतन्याहू कह रहा है ना कान में। तो शी डिडंट आस्क हिम दैट क्वेश्चन। फिर उसके बाद तुलसी गैबर्ड वेंट टू जापान, वो होलोकॉस्ट का मेमोरियल वगैरह, वहां से आके उसने एक 3 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें वो कह दिया कि वॉर मॉन्गर्स एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं एंड इज ट्राइंग टू गेट न्यूक्लियर पावर्स टू गो टू वॉर। तो ट्रम्प के जो व्हाइट हाउस के लोग समझ रहे हैं ये कह रहा है ईरान और इजराइल के बारे में क्या है। तो अब देखें, इजराइल और ईरान में, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, एंड द अदर शी इज सेइंग कि जो आइडियोलॉग्स हैं, आइडियोलॉग्स और ये नेस्टी पावर हंग्री लोग, एलीट, भड़का रहे हैं न्यूक्लियर पावर्स टू गो, और वी आर वेरी क्लोज टू ए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, ये बात कही उसने। तो यहाँ पे अमेरिका में मुझे बड़ी ताज्जुब हो रहा है कि दे आर थिंकिंग कि इज शी टॉकिंग अबाउट यूक्रेन और इज शी टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड ईरान। अरे गधो, शी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर्स तो वो हैं, राइट? सो शी इज थिंकिंग कि मतलब यहाँ पे भी पागल बैठे हुए हैं, वहां भी पागल बैठे, दोनों मिलके एक दूसरे को जंग पे लेके जाएंगे, न्यूक्लियर पावर। दैट इज व्हाट आई थिंक, ये मेरा असेसमेंट है, बिकॉज दैट इज द ओनली कॉन्फ्लिक्ट वेयर देयर आर 2 न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व ना, दोनों तरफ। तो लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं देख रहा था, 2-3 एनालिसिस देख रहा था, ग्लेन ग्रीनवॉल्ड को देखा, उसने भी अभी थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा पहले, ही डिड दिस होल थिंग के आर ट्रम्प एंड तुलसी गैबर्ड फिनिश्ड कहकर।
तो उसमें वो बात ही नहीं कर रहा है इंडिया पाकिस्तान की, वो ये दोष इसमें भी बात कर रहा है, फिर कह रहा है कि भाई ईरान के पास तो नहीं है, फिर यूक्रेन के पास भी नहीं है, तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं। बट एनीवे दे आर थिंकिंग कि ये दोनों स्टेटमेंट्स वे टारगेटिंग द नियोकॉन्स, और वो नियोकॉन्स इसके कान भर रहे हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ जा रही है। लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे जो जितने भी प्रो इंडिया बंदे हैं वो सब परे होते जा रहे हैं। अच्छा, ये केस की क्या लॉजिक है? माइकल वॉल्स को भगा दिया। माइकल वॉल्स को कहा कि उसको यूएन भेजा रहे हैं, अभी तक उसकी हियरिंग भी नहीं हुई। अगर ट्रंप ने कह दिया किसी रिपब्लिकन सेनेटर को स्केड्यूल ही ना करो इसकी हियरिंग, तो वो खत्म हो गया ना, फिनिश्ड। माइकल वॉल्स ये इंडिया कॉकस का चेयर था, ये बिफोर ही बिकेम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत क्लोज टू इंडिया। और उसके बाद अब तुलसी गैबर्ट, वो तो खुद हिंदू हैं, जाके वहाँ पे हरे कृष्णा कह रही थी मोदी के पास, बड़ी खुश, मोदी को भगवत गीता प्रेजेंट किए। So there was a lot of talk. She is very sympathetic to India, pro India, right? तो now, and I think she must be pro India. मतलब वो DNI के चीफ फॉरेन कंट्रीज इस तरह थोड़ी जाते हैं पब्लिक से। तो रईसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट थी ना। यस। हाँ, तो वहाँ पर द आर्ग्यूमेंट वाज दैट शी इज सिंपैथेटिक टू इंडिया। अब वो भी मार्जिनलाइज हो गए हैं। आपने विवेक रामास्वामी को तो भिजा दिया है ओहायो। सो धीरे धीरे जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, फ्रॉम इनसाइड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग कि ये इंडिया के वजह से हो रहा है, आई एम जस्ट सेइंग कि ये कोइंसिडेंटली हो रहा है। कोइंसिडेंटली और व्हाटएवर द अदर लॉजिक है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा टेक्निकल सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकन आए, दैट मेड लॉजिक, उसामा बिन लादेन, अल कायदा, दिस दैट। इराक में दे कुडंट क्रिएट दैट कंसेंसस। डू यू थिंक अंडर व्हाट इंटरनेशनल लॉ Israel is attacking Iran? And secondly, if the United States does this, or if the United States attacks Iran, what international law will they be using? Or do you think they will have any justification to provide to the world? Or वो कहेंगे कि नहीं, because हमारी ये assessment है, we are doing this? देखिए, Israel is already in violation of international law. Wanted criminal है नेतन्याहू। ICC का वारंट तो इश्यू हो गया है ना, तो उसकी क्या लेजिटिमेसी है? कुछ भी नहीं है। दिस इज आर्टिकल 51 जो है यूएन का, उसके ये खिलाफ है इन्होंने जो हमला किया। इन्होंने जाके कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए कि देयर इज इमिनेंट डेंजर, अगर हम आज अटैक ना करें तो हमारे पे आज बम फेंकेगा। तो IAEA को ही रेफर करता था ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और आप IAEA की आज की रिपोर्ट से तो देख लिए कि IAEA वुड से दैट इट्स नॉट मेकिंग अ बॉम्ब। फिर देन देयर इज नो प्रीएम्प्टिव जस्टिफिकेशन फॉर अ प्रीएम्प्टिव अटैक। तो दिस इज आउटसाइड इंटरनेशनल लॉ। द यूएस, जब यूएस को इराक का इन्वेजन वाज आल्सो आउटसाइड द इंटरनेशनल लॉ। इजराइल ने जितने भी हमले करे सब वायलेशन है। उसने लेबनान को मारा, सीरिया में बम डाला, 6 या 7 मुल्कों पे हमला कर दिया पिछले 1 साल में इजराइल ने, और कहता है ईरान इज द मोस्ट डेंजरस रिजीम। सबसे ज्यादा डेंजर है। ईरान ने उतनी जंग अपनी सारी पिछले 300 साल में नहीं लड़ी। पिछले बार जब हमला किया था वो नादिर शाह था जो दिल्ली पे हमला किया था। उसके बाद किस पे हमला किया है ईरान ने? किसी मुल्क पे तो नहीं किया ना, अभी इजराइल को मारा है बस, वो भी रॉकेट। तो सो दिस होल लॉ, इजराइल एंड लॉ को एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इजराइल और लॉ को एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये और बात है कि देखिए, आप मुसलसल पिस ऑफ किए जा रहे हो अमेरिका को 1979 से। तो हॉस्टेजेस ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इजरायली प्रोपेगेंडा इतना नॉन स्टॉप चलता है। मूवीज देखिए, आप हीरो देखिए, उसमें बहस चल रही थी टेड क्रूज की और टक्कर कार्लसन की, और टेड क्रूज कह रहा है कि भाई ईरान ने ट्रंप को मारने की 2 बार कोशिश की, असैसिनेट करने की कोशिश की। फिर आप बातें भी बहुत बड़े बड़े करते हैं ना। हमारे पास के लोगों को तो बात करने का बड़ा शौक है कि हम नस्त नाबूद कर देंगे तुमको, मैप से, नक्शे से, इस क्या जरूरत है?
आई थिंक जो करना है करो लेकिन बकवास क्यों करते हो? बिकॉज इट साउंड्स डेंजरस, बिकॉज दूसरे लोग आपकी बकवास का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं. So that is the point that I think that ये इन्होंने सीखा नहीं. अमेरिका को धमकी देना है तो जैसे एवरीथिंग इज ऑन द टेबल कहते हैं. इट डजंट साउंड दैट स्केरी. इनको कहना है तो वी विल वाइप यू फ्रॉम आउट फ्रॉम द मैप, ये वो कहते हैं. अरे मैप पे बड़ा होते जा रहा है वो दिन ब दिन, यहाँ पे उसको क्या वाइप आउट कर रहे हो? एवरी डे लिटरली वो एक ना एक इंच से बढ़ रहा है, एक ना एक नया अपार्टमेंट बना रहा है वेस्ट बैंक में. गाजा पे 30% से ज्यादा वो डायरेक्ट कंट्रोल पे है. अभी पूरा 75% वो लेना चाह रहा है गाजा में. आप क्या कर दिए? कुछ नहीं कर लिए. जस्ट टू लेट यू नो डॉक्टर साहब, एज वी आर स्पीकिंग, मैं मीडिया देख रहा हूँ पाकिस्तान का. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉमिनेटेड और आस्क्ड फॉर दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उसको 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने का फैसला किया है. सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मली इज डूइंग दिस. इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा नहीं होगा वो हमारा मसला नहीं है. बट नाउ वी आर अगेन इन द हाईलाइट. ट्रम्प कहेगा पाकिस्तान के लिए देखें मैंने जनाब कर दिया. बट एक्चुअली वो तो पहले अनाउंस हो गया था ना, जब आसिम मुनीर लंच के लिए आने से पहले एक व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आसिम मुनीर फॉर नॉमिनेटिंग फॉर प्रेसिडेंट फॉर नोबेल प्राइज. इनफैक्ट एक तबका अमेरिका में ये है कि द रीजन व्हाई ही वाज इनवाइटेड सडनली फॉर लंच वाज बिकॉज ही सेड दैट. फिर उसके बाद उसने दोबारा कहा, फिर लंच के बाद फिर कहा उन्होंने, आसिम मुनीर ने, कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में. अब इट मेक्स मोदीज पोजीशन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अभी तक तो वो खाली सीज फायर के मना कर रहे थे क्रेडिट. अब ये होगा कि ट्रम्प को अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है देन इट विल बी बिकॉज कि मोदी इज सेइंग कि ट्रम्प का कोई रोल नहीं था, हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ, राइट? So Trump is Modi has now become a barrier to Trump's Nobel Prize. ऐसे ही बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा है. और इंडिया में बड़ा गुस्सा है नोबेल प्राइजेस की वजह से. गांधी को भी नहीं दिया था इन्होंने. हाँ बिल्कुल सही. बेकार लोगों, एल गोर को दिया लेकिन महात्मा गांधी को नहीं दिया नोबेल प्राइज. अभी भी दे शुड गिव इट पोस्टमसली, बट नहीं दिया. बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखते हैं डॉक्टर साहब, आखिरी क्विक क्वेश्चन, डू यू थिंक कि ये ईरान जो है इज इट हिटिंग इजराइल सफिशिएंट कि उससे थोड़ा सा अब ये सिचुएशन डेवलप हो रही है कि हमें बात का दरवाजा भी साथ साथ खोलना चाहिए? कोई ऐसा आपको लगता है कि हिट कर रहा है ईरान इजराइल में? पैनिक है? पैनिक तो नहीं है. देखिए कैजुअलिटीज तो अभी तक सिर्फ 24 फेटालिटीज हुए हैं और कुछ 600 के करीब इंजर्ड हुए हैं. फेटालिटीज इतने लो इसलिए है कि उनके पास बंकर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, लोग उसमें जाके रह रहे हैं. लेकिन अगर उनको बंकर्स में रहने पे मजबूर हो गए, मतलब गाजा में जैसा लोग मर रहे थे ना, तो उनकी बिल्डिंगें अच्छी हैं और फिर वो छुपे हुए हैं, बड़े बड़े बम फट रहे थे. दे हैड नो सेफ्टी प्लेस टू गो टू ना. हमास ने टनल्स बनाए थे लेकिन पब्लिक के लिए नहीं बनाए थे ना. तो यहाँ पे पब्लिक के लिए बहुत सारे बंकर्स बने हुए हैं जिसकी वजह से दे आर सेफ. बट दे आर गेटिंग ए टेस्ट ऑफ व्हाट गाजा हैज एक्सपीरियंस. आपने बास तस्वीरें देखी हुई हैं, बाज़ मोहल्ले में बिल्डिंगें तबाह हो गई. सो दे आर एबल टू रियलाइज कि जो आयरन डोम है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा. आयरन डोम मिसाइलें आ रही हैं, एंड आई एम श्योर कि दे हैव एनफ स्मार्ट इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड कि कौन से जा रहे हैं कौन से नहीं जा रहे हैं. तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग दोस काइंड ऑफ मिसाइल्स. और मैं पढ़ रहा था थोड़ा बहुत अबाउट द आयरन डोम. आयरन डोम की रेंज भी 60-70 मील ही है. यानी इट वाज डिजाइन्ड ओनली टू प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम वेस्ट बैंक और गाजा और आजू बाजू सीरिया पीरिया से, हिजबुल्लाह वगैरह. सो विच मीन्स के जैसा मिसाइल लॉन्च होती है ये रेडार उसको डिटेक्ट करके इट प्रिपेयर्स टू ब्लॉक इट ना. लेकिन अगर कोई चीज 700 मील से दूर से आ रही है तो आई डोंट नो वेदर दिस, वहाँ पे शायद वो डेविड स्लिंग एरो वगैरह काम आते हैं. फिर थर्ड यूएस का यूज कर रहा है, जिसमें यूएस फौजी भी है वहाँ पे, सुना में, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो इट्स नॉट जस्ट यूएस टेक्नोलॉजी, इट्स यूएस वेपन्स एंड यूएस पर्सनल भी वहाँ पर है.
और फिर वो पानी के जहाज से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, काउंटर मिसाइल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ड्रोन्स को ब्लॉक कर रहे हैं। बट व्हाट इज क्लियर इज के ईरान ने वो चीज करी पिछले मतलब 673 के बाद से, जो उसके साथ कभी नहीं हुआ। मतलब दे आर गेटिंग ए टेस्ट ऑफ व्हाट इज वॉर। वरना वो पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे गाजा में क्या हो रहा है, जैसे कि टीवी पे चल रहा है जंग, इट वाज अनअफेक्टेड। और इसके वजह से आई कैन आल्सो टेल यू देयर विल बी मेनी इजरायलीज हु माइट इवन लीव इजराइल, राइट। ये कहाँ की किरकिरी है, नॉन स्टॉप ये मतलब इट इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री। आप सोचिए अक्टूबर 7 से वो मुसलसल जंग पे है, कभी इस पे जंग कभी उस पे जंग, जीत जीत और सब। अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो वो जीतेगा भी नहीं। इट विल स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल ऑफ इट्स एनिमीज, मतलब। और खत्म नहीं हुए, हिजबुल्लाह हैज नॉट डिसअपीयर्ड, इट विल कम बैक। देखना आप इस जंग में खामोश बैठे हुए हैं, विच इज अ बिट स्ट्रेंज। हिजबुल्लाह भी खामोश है, हुतीज भी खामोश है, which is something that people have not been able to explain. मेरा ख्याल है दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू, मेरा ख्याल है वो करने को। नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना। यस बट यस, सही कह रहे, सही कह रहे। Yeah. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thank you very much, sir.